नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्या विहार पे। विद्या विहार आज आपके लिए लेकर आया है इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, तो सभी आदमी वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और जो भी आदमी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम की सफलता के लिए हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आप विद्या विहार के साथ रहेंगे तो जरूर अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी आदमी से निवेदन है, अगर हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहले आप लोग लाइक कमेंट कर लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे इजी क्वेश्चन पहले दे दिए हैं। भारत में वित्तीय वर्ष होता है बाबू, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? आप लोगों को पता है भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? भारत में जो वित्तीय वर्ष है सर, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब तक होता है बेटा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा क्वेश्चन बाबू, आगे है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आपको पता है कि बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जिसका प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? कौन सा जिला है वो है बाबू शिवहर। अगर मतलब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी शिवहर है, और प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सबसे छोटा जिला ही शिवहर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है? देखिए सबसे कम शिवहर का है, जहां सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है बिहार का, वो है पटना का। कहाँ का? पटना का। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलिए देखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए आप सभी आदमी, और हाँ विद्या विहार के नाम से एक अलग सा आप कॉपी ले लीजिए, उसमें जितना क्वेश्चन हम करवाएंगे उतना आप लिखते रहिएगा। ठीक है, और वीडियो का क्वालिटी अगर आपको फिर से नहीं दिख रहा है कुछ तो क्वालिटी थोड़ा इनहेंस कीजिए, हाई क्वालिटी में देखिए, आपको सारा कुछ दिखेगा। दादा भाई नेहरू जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो दादा भाई नेहरू जी जो थे वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए थे 1867 से 68 तक के। ठीक है, तो ये 1868 हो गया यहाँ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा 5वां नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार में तो मैंने पढ़ लिया कि सर बिहार में सर्वाधिक आय जो प्रति व्यक्ति आय है वो पटना का है, लेकिन भारत में कौन सा राज्य का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है? तो है बाबू गोवा का। कहाँ का? गोवा जो है ना, गोवा एक मतलब समुद्री जगह है जहाँ लोग घूमने आता है विदेशों से, वहाँ सब कुछ बहुत महंगा मिलता है, आमतौर पर खाना पानी सब कुछ, तो इसीलिए वहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे सर्वाधिक है। दूसरा है वो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर, देखिए एक अप्रत्यक्ष चीज होता है, एक प्रत्यक्ष चीज होता है। अगर हम किसी वस्तु पर कर देते हैं जैसे जीएसटी देते हैं तो वो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं पहुंचती है। ठीक है, वो डायरेक्ट सरकार के पास नहीं पहुंचती है, बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेस के बाद जाता है। लेकिन जो आयकर होता है यानी इनकम टैक्स होता है वो डायरेक्टली आपको काट के ही दिया जाता है, या फिर जो आपका इनकम आता है तभी कट जाता है बैंक से ऑटोमेटिक, इनकम टैक्स का जब रेट पड़ता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये आयकर को हम प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है, ये डायरेक्ट कर है यानी कि ये कट जाता है सीधा। ठीक है, तो ये आयकर हो जाएगा, यहाँ ये आयकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बाबू हमारा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन है? जो राष्ट्रीय आय का गणना करता है उसका कोई संस्था तो होगा, ऐसे तो आदमी नहीं करता होगा, कोई कमिटी होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो वही पूछ रहा है कि जो गणना करता है तो सबसे सर्वमान्य संस्था कौन है? तो देखिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है बाबू उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये जो है ये करता है हमारे देश के राष्ट्रीय आय की गणना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आप लोग। आगे है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। जो भारत का राष्ट्रीय आय है ना बाबू उसका सर्वप्रथम अनुमान किया लगाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रोफेसर महान लोवेश नहीं, जो है ये दादा भाई नेहरू ने ही सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिए, ये बहुत आसान है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय तथा उपभोग का जो अंतर है बाबू वो बचत कहलाता है। देखिए आय जितना क्या, आय मतलब क्या, इनकम, और जब उपभोग मतलब होता है खर्च, और जो बच जाए उसको बचत ही कहेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा बचत। आय से नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ देख लो, जैसे कि बोला ये आय, ठीक है, अब माइनस कर दिया, अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है, उपभोग करेंगे, अब उपभोग तो कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो उसी को बचत कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का कोई पुस्तक था, उसके लेखक कौन है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम के जो पुस्तक था बाबू, उसका लेखक कौन है? उसका लेखक है दादा भाई नेहरू। कौन? दादा भाई नेहरू जो थे उनके लेखक थे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के। प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? जो प्रति व्यक्ति आशय है ना, उसको कहा जाता है एक प्रकार का औसत आय। जो प्रति व्यक्ति आशय है उसको क्या बोला जाता है बाबू? औसत आय, एवरेज इनकम। ठीक, प्रति व्यक्ति आय में औसत आय क्यों कहा जाता है? देखिए अब जैसे कोई मुकेश अंबानी है, वो एक दिन में 100 करोड़ रुपया कमाते हैं, लेकिन कोई एक गांव का आदमी है जो मजदूरी करके वो एक दिन में 200 रुपया भी कमाता है। ठीक है, तो ये प्रति व्यक्ति आय इसलिए निकाला जाता है कि सबका मतलब ये नहीं, और प्रति व्यक्ति आय निकाला जाएगा तो देखना इसमें जो लाखों कमाता होगा उसका भी 25,000 कर देता होगा अगर निकालने के हिसाब से, और जो 100 भी कमाता है दिन का तो उसका भी महीने का, मतलब औसतन में बोला जाता है ऑन एन एवरेज कि हाँ 25,000 जो है बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। तो इस प्रकार से देखा जाता है, इसलिए इसको औसत आय कहा जाता है। भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के बदले क्या प्रकट करता है? देखिए अगर ये क्वेश्चन आए इस प्रकार का क्वेश्चन, भूमि का पारिश्रमिक उसके आय के बदले क्या प्रकट करता है, ठीक है, तो जो भूमि का पारिश्रमिक है उसके आय के बदले लगान प्रकट करता है। लगान समझे ना, जैसे देखते हैं अंग्रेज सब जमीन देता था तो लगान मांगता था, है ना, तो उसी प्रकार। फिर देखिए अगर हम श्रम करेंगे तो हमको पारिश्रमिक के रूप में मजदूरी मिलेगा, अगर हम पूंजी लगाएंगे तो पारिश्रमिक के रूप में हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से पढ़ना है। भूमि का पारिश्रमिक उसकी आय के बदले क्या प्रकट करता है? जो भूमि का पारिश्रमिक है उसकी आय के बदले लगान प्रकट करता है। क्या करता है बाबू? लगान करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं है? इनमें कौन बीमारू राज्य नहीं है? ठीक है, देखिए बीमारू का स्पेलिंग लिख लीजिए, आपको मिला के देखिए। ठीक है, मिला के देखिए कि कौन सा बीमारू राज्य नहीं है। तो इनमें तो हमको सबसे बी से बिहार लग रहा है, एम से मध्य प्रदेश लग रहा है, यू से उड़ीसा लग ही रहा है, के नहीं है कहीं पर, तो यानी कर्नाटक हो जाएगा, है ना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय कम है? सबसे अधिक तो मैंने कह दिया गोवा, लेकिन सबसे कम कहाँ है सर? जो सबसे गरीब राज्य है वही सबसे कम होगा। सबसे गरीब राज्य अपना बिहार है, ठीक है, लेकिन यही सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया था? तो गरीबी का जो कुचक्र था ना बाबू, एक परिभाषा था, कोई देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, इस प्रकार का कोई परिभाषा था, उन्होंने दिया था उसको रैगनर नक्स ने। ये नक्स गलत लिखा हुआ है, ये रैगनर नक्स साहब जो थे ये गरीबी के दुष्चक्र या कुचक्र को परिभाषित किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बुआ लिख लेना। आगे है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में होती है। अगर हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो एवरेज आय भी, एवरेज इनकम भी बढ़ेगा, है ना, यानी प्रति व्यक्ति आय ही बढ़ेगा, तो ये वृद्धि होता है। ठीक, चलिए अगला है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय आय का जब वो अर्थ होता है वो है सरकार की आय। जो राष्ट्रीय आय होता है सरकार का आय नहीं होता है, परिवार का भी नहीं होता है, सार्वजनिक उपक्रमों का आय भी नहीं होता, ये होता है उत्पादन के साधनों का आय, उत्पादन के साधनों का आय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई थी?
जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है जो हमारे देश में कौन सा काम करती है, राष्ट्रीय आय का पता लगाती है, राष्ट्रीय आय की गणना करती है। तो ये इसका स्थापना जो है बाबू ये हुआ था 1951 में। कब हुआ था, 1951 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, यानी कि राष्ट्रीय आय कहाँ से हमको प्राप्त होता है, तो उपभोग द्वारा, विनिमय द्वारा, वितरण द्वारा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा। किसके द्वारा, उत्पादक क्रियाओं के द्वारा जो है हमको राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है। ठीक, चलिए आगे देखिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बताइए। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वो गरीब है, किस अर्थशास्त्री का परिभाषा है ये, तो अभी मैंने कहा था जो रैगनर नक्स थे उन्होंने गरीबी के कुचक्र को परिभाषित किया था, यही वो कुचक्र की परिभाषा है। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, तो रैगनर नक्स होगा। यहाँ देख लीजिए, देख लीजिए आप लोग, लिख लीजिएगा। श्रम का परिश्रमी क्या, मैंने कहा था अभी कि आपको भूमि के बदले लगान देना पड़ता है, श्रम के बदले मजदूरी देना पड़ता है और पूंजी के बदले ब्याज देना पड़ता है। तो श्रम के बदले बाबू मजदूरी होगा। क्या होगा, क्या होगा रे, मजदूरी होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला हमारा उत्पादन गणना पद्धति का प्रयोग। जो उत्पादन गणना पद्धति था उसका सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था रूस में, जापान में, चीन में या ब्रिटेन में। कहाँ गया था बाबू, वो किया गया था ब्रिटेन में। कहाँ, ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, आगे देखिए। आगे है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, आपको पता होगा ये। सब बैंक का बैंक होता है एगो, है ना, ऐसे सब नेता है और सबसे मेन नेता है, तो इसी प्रकार सब बैंक है, एगो मेन बैंक होगा, तो सब बैंक को लीड करता होगा इंडिया में। अपना मन से कोई बैंक नहीं चलता है। तो बैंकों का बैंक जो कहा जाता है भारतीय स्टेट बैंक को कहा जाता है ना, नहीं, आप लोग गलत हैं। जो बैंकों का बैंक कहा जाता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। बता दीजिए आप लोग कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी बताइए, और इसका मुख्यालय कहाँ है। हाँ, एक क्वेश्चन देखिए, जीएसटी कब लागू किया गया था, जीएसटी कब लागू किया गया था, जीएसटी कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन पता है, 2015, 16, 17, 18 कब हुआ, जीएसटी कब लागू किया गया था, लास्ट क्वेश्चन है। ये किया गया था बाबू 2017 में। कब, 2017 में। चलिए आज हमारा सीरीज जो है यही समाप्त करते हैं। अगर किसी प्रकार का आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो हमारे वीडियो में, हमारे इस सीरीज में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं। अगर अभी भी आप लोग लाइक कमेंट नहीं किए हैं या फिर कोई भी चीज़ दिक्कत हुआ नहीं बता रहे हैं तो थोड़ा बता दीजिए, हम उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अच्छा रिजल्ट की गारंटी मैं लेता हूं और मैं दिलवा के रहूंगा आपको। ठीक है, अभी थोड़ा दिन चलेगा, 2-3 दिन, और बाकी लाइव सीरीज जब आने लगेंगे तो थ्योरिकल क्लास सब शुरू हो जाएगा, मैथ से लेके सब सब्जेक्ट का। ठीक है, ये भी चलेगा एक साइड से, लेकिन एक साइड से हम थ्योरिकल भी चलाते रहेंगे। ठीक है, जिससे दिक्कत ना हो कि भैया खाली ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाते हैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।